स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का विज्ञान विला एजुकेशन में। और आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है एलिमेंट्री यूज ऑफ कैलकुलस इन डिस्क्राइबिंग द मोशन। ये टॉपिक बच्चों एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 11th फिजिक्स की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 में से लिया गया है, राइट। And in the previous video, I have told you the use of calculus as a tool in physics. मैंने आपको समझाया था कि how calculus is actually used as a tool. हम इसको कैसे use करते हैं as a tool in physics, right? जहाँ पर हमने दो important parts को study किया था जो कि calculus के दो important pillars थे, right? And the first one is differentiation, जिसको हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव, राइट। एंड द सेकेंड वन इज इंटीग्रेशन। सेकेंड कौन सा है हमारा? इंटीग्रेशन है। एंड इन दैट वीडियो आई हैड टोल्ड यू अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपको यूज़ करने हैं, बिकॉज हम कैलकुलस को यहाँ एज अ टूल यूज़ करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं हम उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। वो रिजल्ट्स कैसे बने हैं इट इज़ नॉट आवर कंसर्न। हाँ, अगर आपको स्टडी करना है उस चीज़ को तो यू शुड फॉलो द मैथमेटिक्स, राइट। और ये आपके मैथमेटिक्स के अंदर बच्चों आ ही जाएगा, सो हैव पेशेंस, और उसको जब आए तब आप ध्यान से समझना। खैर, अब एक बात बताओ, मैंने आपको ये कहा था कि ये फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, राइट, और इसका हम इस्तेमाल करते हैं इन रेगुलर फिजिक्स। तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बच्चों कि आप मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे यूजिंग कैलकुलस। हाउ यू गोना यूज दिस कैलकुलस एज अ टूल इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए पार्टिकल और इन ऑर्डर टू एनालाइज द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो एक क्लियर कट सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। देखो, जो मोशन है, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करना है, सो जस्ट टेल मी कि आप उसके कौन से पैरामीटर्स को स्टडी करोगे। इफ यू वांट टू स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, then what parameters you are actually concerned of, आप कौन से parameters को देखना चाहोगे। and your answer should be, भाई हम सबसे पहले उसका displacement देखना चाहेंगे कि वो किस तरीके से displace कर रहा है, यानी कि उसकी position किस तरीके से change हो रही है with respect to the time। second, आप उसका velocity study करना चाहेंगे, that once you studied the rate of change of displacement, that means आपने उसकी velocity को study कर लिया, राइट। एंड देन आफ्टर इट, जब आपने उसकी वेलोसिटी को स्टडी कर लिया, देन यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन इट्स एक्सेलरेशन, कि अब उस बॉडी का एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है। अगर हमने ये तीन पैरामीटर्स को किसी भी पार्टिकल के लिए स्टडी कर लिया या इसका एनालिसिस कर लिया, देन वी कैन से कि हम इसके होल मोशन को, कंप्लीट मोशन को स्टडी कर चुके हैं, राइट। ओके, नाउ इन टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे ये कैलकुलस ये तीनों पैरामीटर्स को स्टडी करने में हेल्प करता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, एंड द वेरी फर्स्ट पार्ट इज द डिस्प्लेसमेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हम स्टडी करते हैं इन मोशन या काइनेमेटिक्स के अंदर। देखो, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आप लोगों को पता है, इट इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये सबसे छोटा रास्ता होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में, राइट। एंड इन फिजिक्स इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जिस वेरिएबल से यूज करते हैं वो है x। x इज अवर वेरिएबल विच इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, राइट। ओके, अब देखो सीधी सी बात है, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है देन यू विल से कि भाई उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है दैट सिंपली मीन्स कि ये जो x है बच्चों, दिस गोइंग टू बी द फंक्शन ऑफ, ये x जो है फंक्शन हो जाएगा किसका? टाइम का। बिकॉज टाइम जब चेंज होता है तो x की वैल्यू चेंज होती है, दैट मीन्स टाइम इस केस में कैसा एक्ट करेगा? एक वेरिएबल की तरह एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से x की वैल्यूज चेंज हो रही है, यानी कि x इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द टाइम, राइट। सो इन जनरल नोटेशन हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x ऑफ t। ये x ऑफ t रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट, जिसका सिंपल सा इंडिकेशन है दैट डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडेंट ऑफ टाइम। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों? टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ बेसिक एग्जाम्पल,
लेट्स सपोज आपके पास एक पार्टिकल है, यू हैव अ पार्टिकल, ठीक है, कोई भी पार्टिकल आप मान लीजिए, एंड इज एग्जीक्यूटिंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन, एग्जीक्यूटिंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन, राइट, वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ओके। अब आपको ये पता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन को हम कैसे इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स ड्रॉ करने सीखे हैं बच्चों 10th क्लास में, इफ़ यू रिमेंबर, इट इज़ जस्ट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस होती हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज जो उस पार्टिकल का इक्वेशन है वो कुछ ऐसा लिख दिया मैंने, 3t + 2. This equation is actually representing the displacement of the particle which is varying as 3t + t. So t is our time variable, ये t हमारा यहाँ represent हो गया as a time variable। अलग अलग time values पर इस displacement की अलग अलग values आप देखेंगे और यही values उस particle का displacement represent करेगी at different values of the time, right? क्लियर हो गया? वेल एंड गुड। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। हमने डिस्प्लेसमेंट को स्टडी कर लिया, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट, एंड सेकेंड वन इज वेलोसिटी। ओके, देखो 9th क्लास में हमने वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या पढ़ा था बच्चों, जरा याद करो। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट, यही था। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज, ये आप लोगों ने बच्चों सीखा होगा कि जब कभी भी आपको रेट ऑफ चेंज की बात कर दी जाए, दैट सिंपली मीन्स कि आपको ये टर्म कैसे लिखना है, इट इज इक्वल टू, जो हम फॉर्मूला बच्चों वहां फॉलो करते हैं वो फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है चेंज, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम या टाइम टेकन, कुछ भी आप लिख सकते हैं, है ना। अब आप ध्यान से देखिए और ऑब्जर्व करिए बच्चों, क्या वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट के चेंज के ऊपर डिपेंड कर रही है विद इन द टाइम इंटरवल, ऐसा ही हो रहा है। अब जरा याद करो हमने डिफरेंशिएशन में क्या स्टडी किया था भाई। डिफरेंशिएशन आपको फिजिक्स में एक क्वांटिटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, यही बोला था हमने। तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नहीं हो रहा, जो डिस्प्लेसमेंट है उसका चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएशन को यूज़ नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ, बिकॉज ये उसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो देखो इसको कैसे यूज़ करना है। अब आप देखिए, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किस सिंबल का यूज़ किया, v को यूज़ किया। सो हेयर v इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी, ओके। कैसे लिखेंगे इसको, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसा लिखा जाएगा, जरा ध्यान से समझना। d तो आ जाएगा, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है, x को, किसके रिस्पेक्ट में किया है, टाइम के रिस्पेक्ट में। बस ये बन गया वेलोसिटी। फिर सुनो, हमारा ये x वेरिएबल यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था ये चेंज हो रहा था, सो इट इज चेंजिंग, तो ये वाला टर्म ऊपर जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वाला टर्म नीचे आएगा। और फिर इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वैसे ही तो रिलेट करेंगे dx/dt। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस, देन यू कैन यूज दिस स्टैंडर्ड फॉर्म dx/dt। सो अगर कभी भी आपको वेलोसिटी का ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो आप सिंपली लिख सकते हैं dx/dt, राइट। dx/dt इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन कैलकुलस फॉर्म, ओके। तो जरा इसी वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं बच्चों कि हमें इसको कैसे लिखना पड़ेगा। जो हमने एग्जाम्पल यहाँ लिया हुआ है, अगर हम इसी एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड करें तो इसकी वेलोसिटी आप देखिए कैसे लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, dx/dt, राइट। x की वैल्यू क्या है, इट इज 3t + 2, राइट, डिवाइडेड बाय dt। या प्रॉपर्टी क्या यूज हो जाएगी, देखो दो फंक्शन है, एक u और एक v, और दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, उनके बीच में प्लस का सिंबल लगा देंगे क्योंकि दोनों के दोनों ऐड हो रहे हैं, राइट। तो वी कैन राइट d/dt ऑफ 3t प्लस d/dt ऑफ 2। तो देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है, दिस इज द कांस्टेंट, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 0, इसका डिफरेंशियल 0 बन गया। ध्यान से देखिए ये 3t है, ये क्या
kc वाली फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, kx वाली को, है ना, जहां पर एक कांस्टेंट टर्म होता था और एक dt होता था, तो आप क्या करते थे उसमें, या ऐसे भी नहीं याद तो आप यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। देखो आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, राइट। दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ, तो आप 3 को फर्स्ट मान लो, t को सेकंड मान लो। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव तो dt बाई dt बन जाएगा, राइट, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज यानी कि t एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव देखो 3 फिर से कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, राइट। सो नाउ dt से dt कैंसिल हो गया, 0 प्लस 0 यानी अल्टीमेटली जो वैल्यू बन गई बच्चों क्या बन गई, 3। यानी ये जो पार्टिकल था जो स्ट्रेट लाइन मोशन एग्जीक्यूट कर रहा था विद द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन 3t प्लस t, उसका वेलोसिटी किसके बराबर है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू 3 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर हुआ कैसे कैलकुलेट करना है, समझ में आया, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पैरामीटर, जो हमारे पास अब थर्ड पैरामीटर है बच्चों, उसकी स्टडी कर लेते हैं। नाउ द थर्ड वन इज द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को देखो, अभी अभी आपने ये जो प्रोसीजर फॉलो किया है टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, द सेम प्रोसीजर कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। द रीजन इज दैट एक्सेलरेशन यू हैव स्टडीड, इट इज इक्वल टू द वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हमने डिस्प्लेसमेंट चेंज को विद रिस्पेक्ट टू द टाइम कैलकुलस की फॉर्म में डिफरेंशिएशन को यूज करके रिप्रेजेंट किया है, तो हम एक्सेलरेशन के लिए भी तो वही काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से देखिए एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे। एक्सेलरेशन के लिए ए हो गया, क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी कि कौन सा वाला फंक्शन आएगा, वेलोसिटी का फंक्शन आएगा। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, यानी कि ये बन गया एक्सेलरेशन का कैलकुलस फॉर्म, dv बाय dt, dv बाय dt, राइट। क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना, वेलोसिटी चेंज का फंक्शन लिख दीजिए, यानी कि वेलोसिटी का फंक्शन लिख दीजिए, t से डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपका एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। क्या इसी के लिए ट्राई करें बच्चों, इसी वाले के लिए ट्राई कर लें, सेम पार्टिकल के लिए। देखो जब आप इसका एक्सेलरेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, a इज इक्वल टू dv, v कितना आया बच्चों 3 बाय dt, कांस्टेंट टर्म है, क्या एक्सेलरेशन आएगा बोलो, 0 आएगा, यानी कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये पार्टिकल एक्सेलरेशन नहीं कर रहा, दैट मीन्स ये पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। सो देखो कितनी इजीली आपने सिंपली डिफरेंशिएशन करके इस पार्टिकल के स्टेट ऑफ मोशन को भी स्टडी कर लिया, कितनी आसानी से आपने इसके स्टेट ऑफ मोशन को स्टडी कर लिया है। आपने ये चेक किया कि इसका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आपको पता है कि जिसके लिए भी एक्सेलरेशन 0 आता है उसके लिए होता क्या है, उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, वेलोसिटी इज फिक्स्ड। और अगर किसी की वेलोसिटी फिक्स्ड है तो यू नो वेरी वेल वो एक सिंपली यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, राइट। तो आई होप आपको ये तीनों पैरामीटर समझ में आ गए होंगे कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है, राइट। अब चलिए जल्दी से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो प्रैक्टिकली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो हियर इज द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों, कहता है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। देखो इसने सीधा सीधा आपको बता दिया, आपके पास एक बॉडी है, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मोशन कैसा है बॉडी का, वेदर इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये तो ईजी है, अब करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखो। उसने आपको ये बोल दिया कि इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है, मान लिया एक्स वेरिएबल हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, हम एक्स वेरिएबल से अपना डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो अगेन टाइम है, तो टाइम किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, टी से रिप्रेजेंट कर दिया। रिलेशन कैसे दिया गया, दैट एक्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, यानी कि आप इसको ऐसा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट। आपको पता है कि जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं बच्चों तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, तो हियर इज द के विच इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक, अभी कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। तो चलो जरा जल्दी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, वेलोसिटी कैसे निकलेगा। सो फॉर वेलोसिटी हमने अभी बच्चों डिस्कस किया, वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो होता है dx बाय dt। अच्छा एक बात और लिख लो, मैं आपको यहाँ नोट डाल के लिखवा रहा हूँ। एक्चुअली में जो dx बाय dt का टर्म है ना, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। ये कैसी वेलोसिटी है बच्चों? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है ना। कई बार अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आप समझ जाना आपको सिंपली dx/dt निकालना है। लेकिन अगर कभी आ जाए आपके पास कि आप इसका एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करिए, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करिए, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो? देखो, आप ये फंक्शन कैलकुलेट करके थ्रू आउट द टाइम इंटरवल, जो कंप्लीट टाइम इंटरवल के लिए है, उसमें उस इक्वेशन को डायरेक्ट यूज कर लो, सो दैट यू विल गेट द डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। आप अलग अलग टाइम इंटरवल्स पर एक्चुअली में वो डिस्प्लेसमेंट्स कैलकुलेट करेंगे, देन उन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स के बीच के अंदर का नेट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, देन आप उसको उसके टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी से। खैर, मैं एक ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको करा दूंगा, अभी हम इसी प्रॉब्लम की तरफ फोकस करते हैं। बट आपको ये बताना यह जरूरी था कि अगर कभी क्वेश्चन आ जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो भी आप समझ जाना वो इसी की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सो x हमारा टर्म कैसे है? x हमारा लिखा हुआ है kt²/dt। अब देखो क्या लगाओगे आप यहाँ पर? प्रोडक्ट रूल लगाओगे। देखो दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल की वैल्यू क्या होती थी? फिर याद कर लीजिए, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, राइट। तो फर्स्ट टर्म मैंने k को माना, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव तो d/t²/dt, राइट। सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज t², फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव। तो ये तो आपको पता है, ये टर्म तो 0 बनने वाली है, यानी ये टर्म तो यहाँ बन गई 0, के यहाँ लिख देते हैं। t², देखो ये x की पावर n वाली फॉर्म को फॉलो कर रहा है, और उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था? पावर को नीचे उतारिए और उस पावर में से एक माइनस कर दीजिए, तो सिर्फ इतना बच जाएगा, यानी अल्टीमेटली व्हाट वी गेट इज 2kt। दिस इज द वेलोसिटी, राइट। क्लियर हो गया वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करना है? ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। अब एक बार एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एक्सेलरेशन, राइट। अब ध्यान से देखो, आप एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड आउट करोगे? एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा? a = dv/dt, ये होता है। ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आपको वहाँ बताया कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वैसे आप ये भी समझ जाइए कि जब कभी ऐसा लिखा जाए तो ये एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो कंफ्यूजन मत रखना कभी भी, ओके। चलिए आगे चलते हैं। सो v क्या आया भाई? v आया हमारा 2kt/dt। अब क्या करें? अब आप कहोगे सर यहाँ पर 3 वेरिएबल नजर आ रहे हैं, 2 है, k है, t है। भैया 2 और k है तो कांस्टेंट, तो दोनों को एक साथ मान लो, तो इसको पूरा आप 1 एज्यूम कर लो और इस t को अलग से आप 2 एज्यूम कर लो। लगाओ फिर से प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, राइट, सेकेंड का डेरिवेटिव, राइट, देन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, राइट। देखो कांस्टेंट है तो फिर से वाला टर्म क्या बन गया भाई? 0 बन गया, यानी ये टर्म तो बन गया हमारे लिए 0। अब इसकी बात कर लेते हैं, dt है, कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास? 2k, यानी एक्सेलरेशन इज कम आउट टू बी 2k मीटर/सेकेंड²। अब आप मुझे एक बात ध्यान से आराम से सोच कर बताओ, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, दोनों में से कौन सा वाला पैरामीटर टाइम के साथ चेंज हो रहा है? आराम से सोचो और फिर जवाब दो। सोचो, देखो एक्सेलरेशन में टाइम का कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, वेलोसिटी में टाइम का वेरिएबल आ रहा है। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम की वैल्यूज में यहाँ पुट करता जाऊंगा, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3.2 सेकेंड, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ द टाइम, द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी चेंज्ड। बट फॉर एक्सेलरेशन देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑन द टाइम इंटरवल। तो जब टाइम की वैल्यू के ऊपर कोई इसका डिपेंडेंसी नहीं है, इसका मतलब वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। टाइम के साथ अगर चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स ये वाला एक्सेलरेशन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस मोशन को आप क्या बोलते हो? वी से इट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि ये कैसा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो किसके साथ ट्रैवल कर रहा है बच्चों? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कर रहा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलें। चलिए, नाउ वी हैव द नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
इट इज गिवन एज अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू 1/2t स्क्वायर प्लस 1/30t क्यूब। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट विच इज गिवन। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी दी गई है, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी क्यूब बाय 30। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, हमें ये पता करना है। तो फिर तो कुछ नहीं करना भाई, सीधा सीधा लगाओ डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी अब आपको पता है किसके बराबर होती है, dx ओवर dt, मतलब ये हुआ d ऑफ टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी क्यूब बाय 30 ऑफ dt, राइट। क्या आएगा, अब ध्यान से देखो, अगेन वही वाली बात हो गई, u प्लस वी आ रहा है तो अलग अलग डिफरेंशिएशन करो और फिर उनको साथ में ऐड करके लिख दो, राइट। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, dt स्क्वायर बाय 2 ऑफ, एक मिनट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, मिस्टेक कर दी हमने, d ऑफ टी स्क्वायर बाय 2, इसको ऐसे लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय dt एंड प्लस d ऑफ टी क्यूब बाय 30 बाय dt, राइट। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहले मैं आपको डिफरेंशिएट करके बता रहा हूँ दिस टर्म। तो यहाँ लिख लेता हूँ इसको, d ऑफ टी स्क्वायर बाय 2, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ध्यान से देखो, ये दोनों टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, यानी कि हमें यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल चलाना पड़ेगा, फ्रैक्शन रूल चलाना पड़ेगा। उसमें क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव माइनस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फर्स्ट का होल स्क्वायर। और फर्स्ट फंक्शन कौन सा होता था, डिनोमिनेटर वाला। तो जरा इसी चीज़ को फॉलो कर लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। अब मुझे बताओ, देखो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, सोचो, पावर को एक नीचे उतार रहा है यानी कि 2 बन गया, पावर में से एक माइनस कर दिया यानी कि 2t बन गया, यानी ये वैल्यू बनेगी 2t माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज, यानी कि टी स्क्वायर को ऐसे रखो, फर्स्ट का डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, डिवाइडेड बाय 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, यानी ये टर्म तो 0 बन गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, यानी ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, यानी बचा क्या हमारे पास, t बचा, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन ये है। अब इसकी बात कर लेते हैं, राइट। सो d ऑफ टी क्यूब बाय 30 डिवाइडेड बाय dt, राइट। अगेन डिफरेंशिएबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज यानी कि 30 को एज इट इज रख दो, सेकेंड का डेरिवेटिव टी क्यूब का डेरिवेटिव बच्चों बोलो, इट विल बी 3t स्क्वायर, पावर को एक नीचे उतारा, पावर में से एक माइनस कर दिया, माइनस सेकेंड फंक्शन एज इट इज यानी कि टी क्यूब एज इट इज, 30 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0, डिवाइडेड बाय फर्स्ट का होल स्क्वायर यानी कि 30 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा यानी कि 900, राइट। क्या आएगा, देखो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 90 हो चुका है, तो 90 को हम करेंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों, 10 बच जाएगा, यानी इट विल बी टी स्क्वायर बाय 10। दैट मीन्स द अल्टीमेट वेलोसिटी is actually equal to t plus t square by 10 meters per second. This is the velocity of the particle. अब कितने टाइम के बाद पूछिए बच्चों उसने, देखो हमसे, it is asked about after 10 second. So velocity after 10 seconds. तो यानी कि t की वैल्यू हमें कितना पुट करना पड़ेगा बच्चों, that means t is equal to 10 सेकेंड्स। तो कुछ मत करो, इस v की वैल्यू में यहाँ पर जहाँ जहाँ टी है वहाँ 10 पुट कर दीजिए। सो 10 प्लस 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी कि 10 प्लस 10 20 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी, राइट। क्लियर हो गया, समझ आ गया, वेल एंड गुड। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, जल्दी से देख लेते हैं, चलिए क्या लिखा है सेकेंड पार्ट में, इनिशियल एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब जब टाइम की वैल्यू 0 थी उस वक्त पर क्या एक्सेलरेशन था। तो एक्सेलरेशन के लिए पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा, चलिए बनाते हैं। एक्सेलरेशन इज dv ओवर dt, यानी कि d ऑफ v कितना है हमारा, t प्लस टी स्क्वायर बाय 10 बाय dt। अगेन अलग अलग करना पड़ेगा u प्लस वी वाला, तो ये वाला बन जाएगा dt बाय dt, राइट, प्लस ये बन जाएगा d ऑफ टी स्क्वायर बाय 10 बाय dt। dt से dt कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ कितना बचा, 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 10, टी स्क्वायर बाय 10 का वैल्यू कितना आएगा बच्चों जरा बता दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि 10 एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव यानी कि 2t, देन प्लस माइनस वाला टर्म तो 0 बनने वाला है ना, क्योंकि यहाँ पर 10 आएगा, तो मैं उस टर्म को डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों 0, डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर यानी कि 100, राइट।
एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, 2 से 10 कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास जो बचा 1 + t/5। दिस इज द एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या है बच्चों, इसका एक्सेलरेशन है। तो उसने पूछा है एट इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम का मतलब बच्चों यहाँ पर ये हुआ कि जब आपके टाइम की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, राइट। सो t = 0 पर जो एक्सेलरेशन है कितना हो जाएगा, 1 + 0 दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन एट t = 0, यानी कि हमारा हो गया इनिशियल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, द टाइम आफ्टर विच द एक्सेलरेशन इज ट्वाइस ऑफ द इनिशियल एक्सेलरेशन। कितने टाइम के बाद हमारा एक्सेलरेशन इनिशियल वैल्यू का ट्वाइस हो जाएगा। तो देखो इनिशियल वैल्यू अब आपको पता है, यू नो द इनिशियल वैल्यू, ये हमारी इनिशियल वैल्यू है, इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्चुअल वैल्यू हमसे बोली गई, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं फाइनल एक्सेलरेशन, व्हाट वी कैन से फाइनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू उसने क्या बोली है, ट्वाइस ऑफ इनिशियल, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना पहुंचने में कितना वक्त लगेगा हमें ये बताना है। अब देखो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से करते हैं। फाइनल एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों कितनी दी गई है, इट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, इट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा कितने टाइम पर होगा ये हमें पता करना है। कैसे करोगे ज़रा सोचो, कैसे करोगे। तो ध्यान से देखो बच्चों, एक्सेलरेशन हमारा कितना हो चुका है एक्चुअली में 2, यानी कि मैं a की वैल्यू को 2 लिख सकता हूँ, और मेरे एक्सेलरेशन का जनरल फंक्शन क्या है, 1 + t/5। सो यहाँ से जो भी टाइम की वैल्यू होगी एक्चुअली में वही वैल्यू होगी जिस पर मेरा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन चुका था। तो बस अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सो वी गेट 1 = t/5 दैट इज t = 5 सेकेंड्स, राइट। सो दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। लिखा है अ बिटल इज एक्सेलरेटिंग एज a = 60। एक बिटल है, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन कितना वेरी कर रहा है, a = 60 के अकॉर्डिंग। नाउ फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर द इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद हमें ये बताना है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। चलो जरा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, वी हैव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 60, राइट, एंड वी नो दैट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ dv/dt। यहाँ से उसने देखो हमसे क्या पूछा है, इट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी। वो हमसे वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है बच्चों। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब वो हमसे वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ हमारे पास dv है। ध्यान रखना, जब कभी आपको ऐसे करना हो, राइट, तो क्या करना पड़ेगा, सोच लो, समझ लो। देखो एक्सेलरेशंस से अगर आपको कभी भी वेलोसिटी निकालना है, देखो जब कभी आपको वेलोसिटी दे रखा, आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, तो आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया, है ना, आपको एक्सेलरेशन मिल गया। अब आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी निकालना है, यानी कि आप उल्टा चल रहे हो। तो मैं सोचो, मैंने आपको क्या बताया था, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, व्हाट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज इंटीग्रेशन। क्या होता है वो, इंटीग्रेशन होता है। इसका मतलब अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, जब आपको एक्सेलरेशन गिवन हो, तो आप वहां पर क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, आई कैन राइट लाइक दिस, dv/dt इज इक्वल टू 60, देन dv इज इक्वल टू, मैंने दोनों तरफ इसको dt से मल्टीप्लाई करा दिया, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। नाउ वी गेट द एक्चुअल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें इंटीग्रेशन की फॉर्म मिल चुकी है। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर इस इक्वेशन के बाद कर दूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, राइट। हमें सिर्फ इन्हें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का सिंबल dv, इंटीग्रेशन का सिंबल 60 dt, ठीक है ना। फिर समझ लो स्टेप मैंने क्या लिखा, एक्सेलरेशन हमारा होता है 60, किसके इक्वल है, dv/dt। उल्टा करना था क्योंकि एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस करेंगे, यानी कि क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो कैसे किया, मैंने इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया, और यहाँ से जो dt वाला टर्म है मैं उसे लेके गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इंटीग्रेशन करना हो तो जिस फंक्शन का कर रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, वो दोनों मैच करने चाहिए। तो देखो टी यहाँ मैच कर गया, इसलिए मैं dt को वहाँ लेके गया हूँ, मैं v को लेके नहीं गया, समझ गए, ओके। तो अब आपने यहाँ लगा दिया इंटीग्रेशन सिंबल। अब आपको सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। देखो ये dv क्या ये dx वाली फॉर्म को वेरी कर रहा है, फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स ये सिंपली क्या बन जाएगा, v
ये के एक्स डी एक्स वाली फॉर्म को वेरी कर रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, आप कांस्टेंट को हमेशा बाहर ले लेते हो, यानी कि इंटीग्रेशन बन जाएगा सिंपली टी ऑफ डी टी। अब देखो ये x टू द पावर n की वैल्यू को फॉलो कर रहा है, जहाँ पर n की वैल्यू 1 है, तो मैंने क्या बोला था, जब भी आपको ऐसा करना हो पावर में एक ऐड कर दो और फिर उस पावर को डिवाइड करा दो। दैट मीन्स 3t²। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग द एक्सेलरेशन ऑफ 60। क्लियर? कितने टाइम के बाद पूछा है उसने हमसे? आफ्टर 3 सेकेंड्स। दैट मीन्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। कर लेते हैं, क्या करना है, सिंपली यहाँ पर टाइम का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। 3 3 9, 9 3 27, यानी कि वेलोसिटी कितनी आएगी इसकी, 27 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड यू कंक्लूड अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कंक्लूजन निकालोगे व्हेन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, यानी कि आपको पता करना है कि उसका t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंड व्हाट इज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि आपको दो बातें वो आपसे पूछ रहा है, पहले तो आप ये पता करो कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर, और उससे आपके स्टेट ऑफ मोशन के बारे में क्या पता लग रहा है। चलिए कर लेते हैं। अब हमें निकालना है क्या बच्चों, यहाँ पर वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है जो वेलोसिटी होती है वो dx/dt होती है, तो क्या हम यहाँ पर भी वही उल्टा वाला काम नहीं कर रहे, a दे के v निकलवाया था, मैंने यहाँ v निकाल चुका, तो v लेके मैं dx निकाल सकता हूँ। सो आई एम डूइंग द इनवर्स प्रोसेस अगेन, एंड बिकॉज ऑफ दिस हम यहाँ पर भी क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान से रखो, v किसके बराबर था, 3t² के बराबर था, तो मैं लिख सकता हूँ 3t², राइट। यानी कि अब मैं लिख सकता हूँ dx इज इक्वल टू 3t² dt। अगेन मैंने ऐसा क्यों किया, देखो टी मैच कर गए, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ कर दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, वी हैव टू इंटीग्रेट अगेन। सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेशन कर देंगे। सो वी गेट dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t² dt। यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ जाएगा x, क्योंकि dx है, कांस्टेंट बाहर ले लिया, क्या रह गया t² dt। t² का वैल्यू कितना बनेगा इंटीग्रेशन में, देखो पावर में एक ऐड किया, यानी कितना हो गया 3, इसी पावर को नीचे उतार दिया, यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो गया। व्हाट वी गेट इज t³ मीटर, राइट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और वो कितने टाइम पे पूछ रहा था आपसे, 0 सेकेंड पर पूछ रहा था, यानी कि एट 0 सेकेंड आवर डिस्प्लेसमेंट इज 0। यानी कि जो इसका इनिशियल स्टेट है वो 0 पर था, है ना, इनिशियल स्टेट था 0 पर, और अगर एट t इज इक्वल टू 0 उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रखा है। दैट मीन्स इसका मतलब वो कहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई है बच्चों, रेस्ट से स्टार्ट हुई है। यानी कि जो t इज इक्वल टू 0 पर इस बॉडी की स्टेट थी वो रेस्ट थी, इसके बाद उसने क्या करना शुरू किया, ट्रैवल करना शुरू कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलें आप। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है देखिए, स्टेटमेंट में क्या लिखा है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बोट आफ्टर द इंजन इज कट ऑफ इज गिवन बाय dv/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ kv³। तो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, भाई एक बोट चल रही थी, उसका इंजन आपने बंद कर दिया, तो उसके बाद जो उसका एक्सेलरेशन है वो इस तरीके से दिया जाता है, ओके, वेयर k इज अ कांस्टेंट, k एक कांस्टेंट है। कहता है इफ v0 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट कट ऑफ, यानी कि जब इंजन को बंद किया गया था, कट ऑफ किया गया था, तो उस वक्त पर जो उसकी वेलोसिटी थी वो v0 थी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट टाइम t आफ्टर द कट ऑफ, t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हमें ये निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो हमें एक्सेलरेशन क्या दिया गया है, वी आर प्रोवाइडेड a इज इक्वल टू dv/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ kv³, मिल गया, ठीक है। क्या करोगे, देखो dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ kv³ dt, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये v और ये t आपस में मैच नहीं कर रहे, मैंने क्या करना है, मैंने इस v को नीचे हटा लेना है। तो देखो मैं कहना है, मैंने अगले स्टेप पे क्या किया, मैं इसको यहाँ ले आया, नाउ वी हैव दिस टर्म। क्लियर है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप समझ में आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे, भाई वेलोसिटी बतानी है ना, तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। सो कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब जब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे ना बच्चों, तो ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान रखना है, जरा सुनो ध्यान से। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं, है ना।
इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने वहाँ पर इन कंडीशंस का ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ दिया हुआ है। वो कहता है कि जब कट ऑफ किया गया इंजन तो उसकी वेलोसिटी v0 थी, यानी कि आपने जब कट ऑफ किया है, यानी कि जिस टाइम से आपने मेजर करना शुरू किया, यानी कि 0 सेकेंड, उस वक्त पर इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों? v0 है, ठीक है। एंड देन आफ्टर द टाइम t इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? लेट्स सपोज v, यही हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस इज द इनिशियल कंडीशन, ये हमारी इनिशियल कंडीशन बनी। फिर सुनो कैसे बनाई। स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा है कि जब इंजन को कट ऑफ किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी v0 है, यानी कि जहां से आपने अपने टाइम को मेजर करना शुरू किया है, जो कि एक्चुअली में वो टाइम है जब आपका इंजन कट ऑफ हो चुका है, तो उस वक्त पर उसकी वेलोसिटी कितनी है? v0 हो चुकी है, यानी कि ये हमारी एक इनिशियल कंडीशन बन गई। एट t = 0 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी? v0 पे थी। उसके बाद t सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी बन रही है? v बन रही है, और इसी को हम फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, जरा ध्यान से देखो। इंटीग्रेशन dv/v³ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k dt माइनस में। और मैंने आपको देखो बताया था कि भाई इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट, है ना। अभी अभी आपने जो इस वाले क्वेश्चन में बच्चों इंटीग्रेशन किया था, यहाँ पर कोई इनिशियल कंडीशन नहीं थी, तो इसलिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। लेकिन इस वाले केस में इनिशियल कंडीशंस प्रोवाइडेड हैं, इसका मतलब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि वो फाइनाइट बन रहा है या इनफाइनाइट बन रहा है। और क्योंकि जो इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं, दैट सिंपली मीन्स को एक फाइनाइट इंटीग्रेशन होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको कुछ लिमिट्स ऐड करनी पड़ेंगी। वी हैव टू ऐड सम लिमिट्स, ठीक है ना। अब ज़रा सुन लो इन लिमिट्स को हम कैसे लिखते हैं, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, लिमिट्स लिख रहे हैं, तो जैसे इस केस में जो मैं लिमिट लिखूंगा, ये मेरा वेलोसिटी वाला टर्म है, तो मैं यहाँ पर वेलोसिटी वाली लिमिट निकालूंगा। यहाँ लिखूंगा v0, यहाँ लिखूंगा v। ध्यान रखें जो ये वाला टर्म है जो आपने नीचे लिखा है इंटीग्रेशन सिंबल के, दिस इज, इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। और लोअर लिमिट में हमेशा वही वैल्यू आती है जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो जब इंजन कट ऑफ किया गया था तो जो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो v0 है, इसे कहा जाता है अपर लिमिट। यहाँ पर जो वाली लिमिट, जो भी आप लिमिट लिख रहे हैं बच्चों, इसे कहा जाता है अपर लिमिट। और ये वो वैल्यू होती है जहाँ तक अब आप गए हो, यानी कि जहाँ तक वो फाइनल मेजरमेंट हुई है, राइट। तो यहाँ पर इसके लिए हमारे पास क्या लिखा गया है? इट इज dv/v³ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। ऐसे अब आप टाइम पे लिखेंगे, लोअर लिमिट 0 से शुरू हुआ था, अपर लिमिट कहाँ तक गया था? t तक गया था, -k dt, ठीक है। यहाँ तक अब इंटीग्रेशन कर दें, बिल्कुल ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करना पड़ेगा। v0 v-3, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, k कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, 0t dt। ये बनाने का रीज़न क्या है? देखो मैंने इसको यहाँ पर एक्चुअली में k⁴n वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, राइट। v0 v पावर में एक ऐड करो, पावर में एक ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा भाई? -2 बन जाएगा। अब इसी पावर को नीचे डिवाइड करा दो, यानी कि बन जाएगा कितना? -2। अच्छा एक मिनट रुको, ये जब इंटीग्रेशन करते तो सिंबल बदल जाएगा ना, एक मिनट। जब आप इंटीग्रेशन कर देते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाती हैं बच्चों, v-2/-2, और लिमिट ऐसे लिखनी पड़ेंगी वापस से, कुछ ऐसे माइनस के, यहाँ पर भी dt का क्या बन जाएगा बच्चों? t बन जाएगा, ठीक है, t से 0। अब लिमिट्स ये कैसे सब्स्टिट्यूट करनी है सीख लो, याद कर लो। जब भी आपके पास ऐसा आएगा तो आप लिमिट्स कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो आपका ये फंक्शन बना है, जो भी ये फंक्शन बना है, वट एवर बी द फंक्शन, आप यहाँ क्या लिखेंगे देखें, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। फंक्शन के अंदर पहले आप यूज़ करेंगे अपर लिमिट, ठीक है। फिर इस फंक्शन में आप यूज़ करेंगे लोअर लिमिट, राइट। जब आप इंटीग्रेशन कर लें, और इंटीग्रेशन करने का जब आपको लिमिट्स पुट करनी है तो आपको ये फॉलो करना है, फंक्शन के अंदर पहले अपर लिमिट माइनस फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट। तो हमारे इस फंक्शन के अंदर बच्चों जो अपर लिमिट है उसकी वैल्यू कितनी है? ध्यान से देखिए, v है, यानी मैं इस फंक्शन v के अंदर सिर्फ v ही पुट करूंगा, यानी कि वो एज इट इज़ ही नज़र आएगा, दैट इज -v⁻²/2। अब यहाँ देखो माइनस आता है तो ये माइनस माइनस क्या बन जाने वाला है बच्चों? प्लस बन जाएगा। लोअर लिमिट क्या है? v0 है, यानी कि v0⁻²/2 इज इक्वल टू, सिमिलरली आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अब ये वैल्यू कितनी बन गई? वी हैव, हाफ को कॉमन ले लें, v0 को मैं आगे लिख रहा हूँ 1/v0 होल स्क्वायर माइनस 1/v होल स्क्वायर इज इक्वल टू -(kt). अब हमें यहाँ से देखो इस v का टर्म बनाना है, इस v को हमें बनाना है। v को कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो,
ध्यान से समझना हम इस v को कैसे बनाने वाले हैं। मैं इस 1/v² को वहाँ लेके जा रहा हूँ विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1/2, तो ये टर्म कुछ अब ऐसा दिखाई देगा आपको, 1/2v02, वो टर्म यहाँ आ जाएगा प्लस में kt इज इक्वल टू 1/2v², राइट, ऐसा कुछ बन जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, अब आप इसको कैसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एलसीएम ले लिया मैंने, 2v02 kt डिवाइडेड बाय 2v02 इज इक्वल टू 1/2v². Now this 2 will cancel. I can write v² is equal to v02 divided by 1 plus 2v02 kt. So v is equal to under root of v02 divided by 1 plus 2v02 of kt, or simply you can write v0 divided by under root of 1 plus 2v02 kt. क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ में आ गया v हमने कैसे फाइंड आउट किया है? फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी से। a क्या था, dv/dt माइनस kv³ हमें गिवन था। आपने क्या किया, इसको dv/v³ इज इक्वल टू माइनस kdt बना दिया। इंटीग्रेशन करने गए तो पता लगा इनिशियल कंडीशंस थी, इसका मतलब आपको यहाँ यूज़ करना पड़ेगा एक डेफिनेट इंटीग्रल। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू सब्सटीट्यूट अपर लिमिट लोअर लिमिट। लोअर लिमिट वहाँ से स्टार्ट जहाँ से शुरू हो रहा है उसको लिख कहते हैं, अपर लिमिट जहाँ तक फंक्शन जा रहा है वहाँ तक लिखना पड़ता है। इंटीग्रेशन करिए जैसे नॉर्मली आप करते हैं, उसके बाद क्या करना है, लिमिट जब आ जाएंगी तो आपको सब्स्टिट्यूट कैसे करना है फंक्शन के अंदर, पहले अपर लिमिट देन माइनस का सिंबल फिर लोअर लिमिट, राइट। इसके बाद तो आपने ये सारा क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी जो आपके पास कैलकुलेट हो गई आफ्टर द टाइम t। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे चलें, चलिए। सो नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन t एंड x इज t इज इक्वल टू ax² प्लस bx वेयर a एंड b आर द कॉन्स्टेंट्स। तो आपके पास एक रिलेशन दिया गया है t और x के बीच में, जहाँ पर a एंड b कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। एक्सप्रेस द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको क्या करना है, आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की टर्म्स में फाइंड आउट करना है, राइट। एंड दिस क्वेश्चन फॉर यू इज़ अ होमवर्क, ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजेंगे कि क्या आया है, राइट, ओके। और अगर ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं हो पाती है सॉल्व तो आप मुझे बता दें, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे बता दूंगा, राइट। बट आई वांट इज कि आप पहले इसको एक बार खुद से ट्राई करें, थोड़ा सा खुद से लड़े इन क्वेश्चंस के साथ। कोई बात नहीं होता है बच्चों, ट्राई करते रहो, हार नहीं माननी है, राइट। क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया कि क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे तो फिर कभी नहीं हो पाएंगे। यू हैव टू डू प्रैक्टिस, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। पॉजिटिव नोट के साथ बच्चों आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा। अगर आपके जो भी कोई स्पेशल क्वेरी है या कोई फीडबैक है आपका तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन पर आकर बताएं। थैंक यू सो मच बच्चों।